एक बारी इसने फ़ोन किया था, हाजीबल वाले लोगों ने वोट मांगने के लिए वहाँ गए, तो फिर जब वापसी पे उन्होंने बोला कि हमारे पास पानी का मसला है, उन्होंने तो गलत जायज़ा हुई थी। और वो आपको बीजेपी एजेंट भी कह रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबको पता है बीजेपी एजेंट कौन है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप बीजेपी के जो वर्कर है, आप उनको कसम रखो, बोलो आपको हाई कमांड किसको बोलती है सपोर्ट करना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे जुम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं सियासी लोगों के साथ बात करने की और उनका मंशूर आप तक पहुंचाने की प्रोग्राम रूबरू के ज़रिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नौजवान सियासतदान और म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक चेयरमैन तौसीफ रैना साहब, जो ये असम्बली इंतखाब आज़ाद उम्मीदवार के तौर बारामूला असम्बली नशिस्त से लड़ने जा रहे हैं। जी तौसीफ साहब, रूबरू के आज की शुमारी में आपका खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तौसीफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप पहला असम्बली इंतखाब लड़ने जा रहे हैं और आप अपनी इंतखाबी मुहिम शद्दोमद से चला रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लड़ रहे हैं। हम हमारे पास कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है जी, कोई रिश्तेदार हमारा सियासत में नहीं है, हम आम लोग हैं, आम फैमिली से आते हैं और उसके बाद भी लोग हमें बड़ा प्यार मोहब्बत सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, ये मेरे लिए रिज़ल्ट से बड़ी बात है जी। जहाँ पे आप के पास ऐसे लोग मैदान में हैं जो बहुत ही पावरफुल रहे हैं, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, कैसे कमाया कैसे नहीं कमाया है वो लोगों को पता है। जी। तो उनके जब आप मैदान में उनके खिलाफ खड़े होते हो और एक ऑर्डिनरी फैमिली से आते हो, ये इसमें बड़ी बात है जी। और उसके बाद जब आपको लोग और ख़ासकर नौजवान आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, सिंसियरिटी से काम करते हैं, तो वो बहुत ही खुशी की बात है। जी तौसीफ साहब, यहाँ पर आप के मद्दे मुकाबिल मंजे हुए सियासतदान हैं, तो आप उनसे बेहतर और मुख्तलिफ कैसे हैं? मंजे हुए सियासतदान किन को कहते हैं आप? मुजफ्फर बेग साहब यहाँ पर हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं। आपको कैसे लगते हैं वो मंजे हुए सियासतदान? तजुर्बाकार तो हैं। हाँ, तजुर्बा, अब आपने सही बोला, तजुर्बाकार है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, हमारे बड़े सीनियर लीडर रहे हैं बारामूला में। लेकिन आप ये देखें कि क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि उनके घर से 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि अगर वो सब लोग सिंसियर होते हैं बारामूला के लिए, 20-22 साल तो वो लोग पावर में रहे जी। उन्होंने बारामूला टाउन के लिए क्या किया? आप देखिए नालियों की हालत, सड़क की हालत, बारामूला टाउन की हालत, और खुसूसन बारामूला से उन्होंने किसको लीडरशिप में लाया, किसको स्पेस दी? मुझे एक लीडर बताए मुझे जो बारामूला से जिसको उन्होंने कभी पुश किया होगा या उसको चलाया होगा। चलाया उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने खड़पेंचों को जो ठेके लेते थे या बाकी चीज़ करते थे। तो ये हमें देखना चाहिए इस बारी, जो हमको सोचना चाहिए कि हमको ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए जो इसके काबिल हो, और खुसूसन बेग साहब की उम्र को भी देख के, उनकी हेल्थ को भी देख के, उनको चाहिए था इस वक्त रेस्ट करना, नौजवान को सपोर्ट करना। और इवन कि यहाँ पे हम बड़ी इज़्ज़त करते थे राई साहब को, जो हमारे बारामूला ओल्ड टाउन से ही है, तो उनके साथ गलत हुआ। उनको मैंडेट नहीं दिया गया। मैंडेट ऐसे इंसान को दिया गया जो कि गालियां देता था, शेख साहब से स्टार्ट करता था वो गालियां देना, वो फारूक साहब की और उमर साहब के बच्चों तक को वो गालियां देता था। जावेद बेग साहब की बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहतरम जावेद बेग साहब की बात कर रहा हूँ। तो उसको मैंडेट दिया। उसके बाद राय साहब ने हमारे साथ वही किया जो राय साहब के साथ एनसी ने किया, क्योंकि अगर राय साहब बड़े सिंसियर होते अपने बारामूला के लिए, वो एक नौजवान के साथ खड़ी हो जाते, उसको सपोर्ट करते, ना कि उन लोगों को सपोर्ट करते जिनके खिलाफ उनकी सियासत थी इतने 50 साल। मतलब 50 साल उन्होंने बेगों के खिलाफ सियासत की, स्टैंड लिया। आप देखिए कि आज उसने क्या किया, उसका जो कंप्रोमाइज़ है उस पर हमको सवाल करना चाहिए। अगर वो एक नौजवान को मौका देते, शायद उनकी इज्जत में भी इजाफा होता, उनका सियासी कद भी बुलंद होता। वो उनके साथ गए जिन्होंने उनको दबाया, जिन्होंने उनको इस्तेसाल किया। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये लोगों को समझना चाहिए।
जी। क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, लोगों को झूठ नहीं बोल सकते हो। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कोई सच्चा इंसान हो और कोई सिंसियरिटी से काम करता हूँ, उसको वोट दे। मैं नहीं कहता हूँ मुझे ही दे दो, मैं कहता हूँ जो कल को आपको अवेलेबल हो सकता है। अब ये खड़पेंची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये किसी का रिश्तेदार ब्लॉक प्रेसिडेंट तो ब्लॉक सेक्रेटरी था, वो अपने रिश्तेदारों को चलाता था, वो अपने घर बनाता था। आप देखो जितने भी खड़पेंच है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आपने देखो उनका घर देखिए, और जो आम वर्कर है उनका भी घर देखिए, उनके बच्चे देखिए नौकरी लगे हैं। आम वर्कर जो बेचारे डिजर्व करते हैं, जो मेहनत मशक्क़त करके पढ़ते हैं, उनकी हालत देखिए। उनके प्राइवेट जॉब में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं बेचारे जी। और स्कैम्स देखिए यहाँ पे, जब से ये पार्टियां आई है तब से स्कैम्स। आप मुझे बताइए कि एक आम इंसान को कब इन्हें एम्पावर किया, एक गरीब बच्चे को कब इन्हें नौकरी दी। अगर जेके बैंक का स्कैम देखें हम, जो पिछली सरकार में हुआ था, उसको आप देखें कि नौकरियां किनको मिली है, जो वेल ऑफ थे, जो पैसा दे सकते थे, जो कि अगर इन्होंने अपने वर्करों को नौकरियां दी होती तो चलो हमको भी लगता चलो कांकुर का आबाद, किसी को इन्होंने आबाद किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका एक बड़ा गेम प्लान था, वो था डेली वेजर का। ठीक है, एक पढ़े लिखे होनहार नौजवान को डेली वेजर लगाते थे और उसकी ज़िंदगी ख़राब करते थे। 40-50 साल तक बेचारा वो रोता था बगैस पर मिनट। वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स थी यहाँ पे जी। फिर वो बोलते थे वाल शिक्षा विभाग में चून नहीं डेली वेजर। उन डेली वेजरों को इन्होंने रेगुलराइज नहीं किया, उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई। आंगनवाड़ी वर्कर्स हर महीने देखता हूँ वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये करियाबा पार्क में, उनका ऑनरेरियम बढ़ना चाहिए जी। ये जो हमारे आशा वर्कर्स है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको रेगुलराइज करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये किया होता तो शायद आपको भीख नहीं मांगना पड़ता। मैंने कल शाम को एक बड़े सीनियर लीडर को देखा जाते हुए, जिसकी हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है, मतलब डोर टू डोर जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने, जो आप क्लेम करते हो आपने अच्छा काम किया है, आपने लोगों की खिदमत की है, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत क्या है डोर टू डोर? तो फिर आपको लोग वहीं से आने चाहिए। नहीं जनाब आप इलेक्शन में उठो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है इन्होंने दबाया लोगों को यहाँ पे, इन्होंने मतलब जो उनके खिलाफ खड़ा होता था उनको जेल भरते थे। तो आप इनके वर्कर्स से पूछें, जो पुराने वर्कर्स हैं उनसे पूछें कि इनके साथ क्या हुआ था आज तक, वो खुद बताएंगे। हमारे एक हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे इस वक्त हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, मुश्ताक साहब, उसने मुझे बोला मैं बोल एक दो म्यूनसिपलिटी फार्म वार्ड मेंबरी हो जी, उन्होंने कैशवना पता जावेद बेग ते उनकर विड्रा में मून की उन बबरना जेल, उसको खुद ही विड्रा किया उसका फार्म, तो उसको जेल भरा, उसको बंद रखा गया था। वो खुद बोलता, उससे पूछिए आप। तो इन्होंने ये दबाया लोगों को यहाँ पे पावर के इस पे। और हाँ, आप अगर ये भी देखेंगे, अगर जब ये सियासत में नहीं थे, इनके जो क्लोज रिलेटिव्स थे, जो क्लोज इनके घर वाले थे, आप देखिए उनकी प्रॉपर्टी देखिए आज, उनके पास पैसा देखिए कितना है, और जो उनके पीछे पीछे चलते थे, झंडे लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, उनकी हालत देखिए। तो इन्होंने अपनी तरक्की की, इलाके की तरक्की नहीं हुई, नौजवानों की तरक्की नहीं हुई। तो ये हमें देखना चाहिए और सवाल करना चाहिए इस बारी जी। तौसीफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या है कि जो इससे पहले यहाँ लीडर्स रहे, उन्होंने बारामूला को आगे ले जाने के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन आपको भी एक मौका मिला था टाउन को रिप्रेजेंट करने का, आप एमसी चेयरमैन थे, तो आपने अपने दौर में क्या किया? देखिए, मुझे 2 साल मिले, मैंने बाई इलेक्शन में इलेक्शन जीता। आप अभी कैमरा लेके जाइए और पूरे बारामूला के आवाम से पूछिए कि तौसीफ रैना ने 2 साल में क्या किया। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव फीडबैक आता है जी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी, मैं बोलूँगा लोगों को मुझे सपोर्ट मत करो। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है तो फिर आपको समझना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है, 2 साल में मुझे 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, अदम एतमाद हुई, और पहली बीजेपी ने की, फिर वो लोग अपनी पार्टी में गए, कांग्रेस में गए, आज़ाद साहब की पार्टी में गए, वही लोग आधे आज इसमें बदकिस्मती से इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी में हैं, आधे उनमें से बेग साहब के साथ है। 2 साल में 2 नो कॉन्फ्रेंस मोशन। और मुझे बताया किस बेसिस पे नो कॉन्फ्रेंस मोशन हुआ? क्योंकि मैं काम ज़्यादा करता था, मैं लोगों की सुनता था, मैं पैसे नहीं खाता था, मैं रिश्वत नहीं लेता था, मैं किसी का जेब गर्म नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने मेरे को नो कॉन्फ्रेंस मोशन की। बट स्टिल भी मैं काउंसलरों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पहले मौका दिया, मुझे सपोर्ट किया, उस टाइम मुझे प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं हुआ, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी और मेरा काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप वहाँ पे जो हमारे बारामूला में शॉपकीपर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मोहल्ले में जाए, 21 हमारे वार्ड है, मेरा कोशिश थी मैं काम करूँ, मैं पुश करूँ, और उतने फंड्स भी वैसे आए नहीं हमारे पास।
और सरकार थी नहीं जहाँ पे आप बहुत सारा कुछ पुश कर सकते। तो स्टिल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू R&B डिपार्टमेंट जिन्होंने मेरे से बड़ा कोऑपरेट किया। आप देखिए, आप हमारा रिकॉर्ड निकालिए 2 साल का मेरा म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला से, और अब देखिए हमें कितना हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, कंस्ट्रक्शन जो भी काम किया हमने। और उसके साथ साथ मेरे पास डायरेक्टोरेट से लेटर आई है अप्रिसिएशन की, आपने बहुत ही खर्चा किया, अपने पैसे बहुत खर्च किए इन 1-1.5 साल। तो हमारी कोशिश थी, लेकिन लोगों की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है जी। मैं अगर होता बेईमान होता, मैं तो पार्टी ज्वाइन करता। मेरे लिए तो इजी था, एक तो पार्टी वोट भी आता और पैसे भी देते। मेरे लिए तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना बड़ा टफ है, लेकिन मैं ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से इलेक्शन लड़ता हूँ। रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन खुशी की ये बात है कि जितना प्यार और मोहब्बत मुझे पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। और ख़ुसूसन नौजवान जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और नौजवानों के लिए ही हम निकले हैं। मुझे बताएं, आज तक इन नेताओं ने किसका FIR कैंसिल करवाया, किसका केस नॉट एडमिट करवाया, किसको वेरिफिकेशन करवाई, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, किसको पासपोर्ट दिलवाया, एक बताए ना मुझे। हाँ, जब इलेक्शन आता है ये बारामूला में नमूदार होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है फिर कहीं दिखते नहीं। और बदकिस्मती से हमारे ऐसे भी लोग पार्टियाँ छोड़ के पावरफुल लोगों के साथ जुड़ते हैं। उनको लगता है कि शायद इमस जनन आइसमेल पका के वो कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि जो आज आप पैसा ले लोगे कल की आपकी इज्जत नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे खड़पेंच है, पॉलिटिकल खड़पेंच, जिन्होंने शिफ्ट की पार्टी, चाहे पैसे लिए या इन्होंने कोई लालच में किया। मैं यकीन रखो, आप इलेक्शन हो जाएं उसके बाद देखिए, जो आपको आज घर में हाथ जोड़ते हैं, आप देखिए इलेक्शन के बाद इनका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि हमने देखा है सबका बिहेवियर कैसा रहता है। जी। इलेक्शन के टाइम में तो रात को 11-11 बजे हाथ पैर जोड़ते हैं, इलेक्शन के बाद ये सीधी मुँह बात नहीं करते। और इनका तो पूरे बारामूला में पता है इनका बिहेवियर कैसा था। और बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, कुछ हमारे ओल्ड टाउन के नौजवान भी कुछ थोड़े बहुत जुड़ गए हैं। उनको से भी अपील करता हूँ कि ये लोग आपको इस वक्त अगर कुछ दे रहे हैं, उसके बाद ये आपसे बात नहीं करेंगे, कल को बोलेंगे आपको हमने ये दिया इसलिए आप जुड़े थे। तो उनको भी अपनी इज़्ज़त बचानी चाहिए, उनको भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो पावर हंगरी लोग हैं। जी जी। तौसीफ साहब, आपके सियासी हरीफ ये कह रहे हैं कि उनका जो चुनावी निशान है वो आपको दिया गया और वो आपको बीजेपी एजेंट भी कह रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबको पता है बीजेपी एजेंट कौन है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप बीजेपी के जो वर्कर है, आप उनको कसम रखो, बोलो आपको हाई कमांड किसको बोलती है सपोर्ट करना, किसको कह रहे हैं? तो आप जाओ ना। तो आप, आई एम वेरी अपसेट विद द जर्नलिस्ट हियर। आप लोग सवाल नहीं करते हो लीडरों को, आप सारे सवाल मुझे करते हो। कल एक इंटरव्यू कर रहा था मुझे, मुझे एक सवाल पूछा कि फलानी लीडर ने आपको ये बोला। मैंने कहा लीडर का नाम ले लो, वो लीडर का नाम नहीं ले सका। मैंने कहा मुझे पता आपको डर है। अब देखिए ना, जर्नलिस्टों को, मतलब कुछ लोग जो सवाल करते हैं उनको डर है। मैं कहता हूँ आप जर्नलिस्ट हो, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करो, आपका हक बनता है। आप जो बीजेपी वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनसे बात करो, बोलो आपको किसको बोला सपोर्ट करने का। पूरे बारामूला को पता है कि बीजेपी का प्रॉक्सी कैंडिडेट कौन है यहाँ पे, पूरे बारामूला को पता है और आपको भी पता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं, आप डरते हैं, ठीक है। अब मैं भी डरता हूँ, मैं अपनी बात बोलूँगा, सच है। कल को पता नहीं किस केस में फंसाएंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास अप्रोच बहुत है। ठीक है, ये कहते हैं हमको दिल्ली से हमको राब्ता है, ठीक है। तो मगर मैं ये बात बोलूँ, आप देखिए, आप घूमिए ना, एक स्टोरी कीजिए, अगर दम है आप में, आपकी ये स्टोरी जी, जर्नलिज्म को जिंदा रखें, ठीक है। बोलिए लोगों को कि बीजेपी का कौन कैंडिडेट है यहाँ पे, और बीजेपी वर्करों को किसको बोला है सपोर्ट करने के लिए। नंबर 2, जहाँ पे चुनावी निशान का सवाल है, 6 लोगों ने प्रेशर कुकर रखा था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ड्रॉप चीर त्रायक शन नफरनोंदोस नाव शेयर नफर मौजूद एक। अब इसमें गलत क्या है? और वो 11 जो 8 लोग थे जो वहाँ आरोप साहब के रूम में थे, उन्होंने देखा वहाँ पे क्या हंगामा हुआ। एक जर्नलिस्ट ने जहमत नहीं की उन 8 कैंडिडेट से पूछने की वहाँ पे हुआ क्या। मतलब यहाँ पे वो होता ना कि कुछ चल रहा है चलो उसी पे करें जी। मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म मैंने भी पढ़ी है, बिल्कुल। मैंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ मैं। लेकिन कम से कम एक स्टोरी होती है जिसमें थोड़ा सा इंसान को दौड़ धूप करके लोगों से पूछना होता है कि वहाँ पे हुआ क्या और किन्होंने बदतमीजी की। ठीक है, शुएब नबी लोन साहब के जो वहाँ पे वर्कर थे, उन्होंने बदतमीजियाँ की हमारे साथ, हमने बदतमीजी नहीं की। और अब मैं क्या बोलूँ, अगर कुछ खोल के बोलूँगा उनके बारे में तो आप बोलेंगे इलेक्शन के लिए। आप थानों में देखिए लोगों के FIR किसके हैं, किसने लोगों के पैसे खाए हैं यहाँ पे नौकरियों पे। बारामूला पुलिस स्टेशन नज़दीक है, 2 मिनट जाइए। जो स्टार कैंपेनर है शुएब साहब के, उसने ओल्ड टाउन में लोगों को पैसे खाए हैं बुलागो नौकरी पद्धति पहुँच वापस मांगने को पद उना के चुशना पे बुकुछ। ठीक है,
फिर वो थाने में गए बेचारे, उनके खिलाफ फिर FIR दिया, फिर उन्होंने 50,000 के 60,000 रुपये वापस मांगे। SHO साहब यहाँ पे थे, उन्होंने उनको बोला यार इनको पैसे वापस करो। बच्चों को, छोटे बच्चे थे, पूछिए ना, आप जाइए थोड़ा सा सर्वे कीजिए, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो लोगों से नौकरियों पे पैसे खाते हैं। वो हमें पता है, 10 पार्टियाँ बदल के आए, हम तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन BJP ने पहले की। मतलब ये अफसोस की बात है मुझे, आप जैसे लोग भी ये समझ नहीं पा रहे कि जब मैं प्रेसिडेंट था तो पहली नो कॉन्फिडेंस मोशन तो मुझे BJP वालों ने की। अगर मैं उनके साथ होता तो करते क्यों, मुझे परेशान क्यों करते हो, तो सपोर्ट करते हैं मुझे। दूसरी नो कॉन्फिडेंस, मेरे पास फोटो है जिसमें सारे काउंसलर BJP के खाते में थे, वो BJP लीडर है यहाँ पे, उसके पास थे, उसके साथ थे, फोटो खिंचवाया, मेरे को नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाई। तो वो तो आप बोलते नहीं हो किसी को। आप पूछिए ना, जो मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं उनके पास यही इल्ज़ाम है। उनकी तरह चोर नहीं हूँ मैं, उनकी तरह डकैती में मेरा FIR नहीं है, उनकी तरह मैंने लोगों को ठगा नहीं है। अब उनको लगता है कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सबको एजेंट कहते हैं, ठीक है। आप, उनकी आदत है, उसके बगैर कुछ है नहीं ना उनके पास, सॉलिड हो ना कि मेरे खिलाफ कुछ उनके पास है, उनके FIR कॉपीज, उनके आप एक स्टोरी कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में एक प्रोफाइलिंग कीजिए, नो योर कैंडिडेट। आप देखिए किसको कैंडिडेट के कितने क्रिमिनल केसेस है, तो आपका फर्ज बनता है वो सब स्टोरी करें। आपका फर्ज बनता है आप लोगों को सच दिखाए कि फलानी कैंडिडेट का 420 में FIR है, फलानी कैंडिडेट का एक्सटॉर्शन में FIR है। जो लोगों को एक्सटॉर्शन में पैसा खाएगा वो हमारे वोट का हकदार होगा। तो ये आप एक अच्छी जर्नलिज्म कीजिए, आप कैंडिडेट्स का लिस्ट निकालें, आप दिखाइए कि इन्होंने क्या क्या किया है। यहाँ पे मैंने सुना था कि एक बार ये ग्रेनेड अटैक हुआ था, क्या कहते हैं, करियाबा पार्क में, वो किसने करवाया उसके बारे में पूछिए ना, ठीक है। लोग मरवाए यहाँ पे, ये तो आज तक तो यही पावर में रहे। मैं तो 2 साल म्यूनसिपैलिटी में रहा, मैंने कौन क्या किया, ये मुझसे बोलते हैं हिसाब दे, मैं 2 साल का हिसाब दूंगा, इससे तो आप 40 ये सालों का हिसाब ले लेना इनसे। तो बारात को बेग साहब कहते हैं मैंने PDP छोड़ी कब, अगले दिन जम्मू में कहते हैं मोदी जी के जलसे में मैं गया ही कब था वहाँ। सच है कि झूठ है? जावेद बेग 25 साल NC को गालियाँ देता रहा, 25 साल। शेख साहब अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, बहुत बड़े मायानाज लीडर थे, उसको गालियाँ देते थे, ठीक है। उमर अब्दुल्ला के बच्चों तक गालियाँ दे रहे थे। उनसे पूछे ना आप 25 साल पहले सच बोल रहे थे कि आज सच बोल रहे हो, ठीक है। शोएब नबी लोन साहब को पूछे, जब आप अपनी पार्टी में आप थे तो आप तो बड़ा चढ़ के बोलते थे, आप तो लोग बी टीम कहते थे, अपनी पार्टी को कहते हैं ना, तो फिर वो B टीम का हिस्सा थे ना, वो कांग्रेस में थे। फिर आज़ाद साहब को लॉन्च किया BJP ने, सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, तो उनके साथ भी तो वो थे, मैं नहीं था ना। तो शोएब साहब से सवाल पूछे ना कि आप कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी में क्यों गए, फिर अपनी पार्टी छोड़ के आज़ाद साहब की पार्टी में क्यों गए, फिर आपने ये जो क्या कहते हैं इंजीनियर रशीद लगा, इनको अब इसी के तिनके के सहारे हम शायद जीत जाएं, हम इलेक्शन लड़ें। तो पूछे ना सवाल, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूछिए। आप रफ़ीक राठौर को बोलिए, आप उसको कसम रखिए कि आपने आज तक कितनी क्लासेस पढ़ाई होंगी, कितने बच्चों को आपने सबक पढ़ाया होगा। आप तो बाढ़ पे घूमते थे, आप तो लीडर करते थे, मुझे कितनी बार वहाँ पे मिला। वो स्कूल कब गए जहाँ पे वो तनख्वाह लेते थे? और बताइए जी, पूछिए। जितोष साहब, आप अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ यहाँ पर किसको मानते हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को जी। तो देखो, मैं उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता जहाँ मैं किसी को हरीफ समझूं। मैं निकला हूँ नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान यहाँ बड़ा परेशान है, बेरोज़गारी है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँगा, यहाँ मजदूर तबका है, एक बंदे को 10-10 FIR है। यहाँ पे चकलू में, यहाँ पे जहामा में शाम को खाना खाना होता है उनको थानों पे, क्यों? वो बेचारे मजदूरी करते हैं अपने इलाके में। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती है दिल्ली से, वो BJP वालों के अगर रिश्तेदार होंगे तो उनको फिर जल्दी टेंडर मिल जाता है, ठीक है। वो काम करेंगे, हमारे लोग काम नहीं करेंगे, हमारे लोग थाने जाएंगे, हवालाट जाएंगे। नौजवानों को FIR दे रहे हैं, बेचारे परेशान होते हैं। ट्रैक्टर वाले, ये कौन से बेचारे गरीब लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो रोज़गार वो कमाएं, ठीक है, और हलाल तरीके से रॉयल्टी भरते, उनकी हालत देखें, ठीक है। और इसमें भी कुछ पॉलिटिकल खड़पेंचों ने इतना पैसा कमाया, इतने जिनके पास मारुति 800 नहीं होती थी, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। ये करप्शन है ना। मैं कहता हूँ करप्शन नहीं होना चाहिए, आपको नेपोटिज्म यहाँ पे इतना है। आप मुझे एक आम आदमी देखिए जिसको PDP ने, NC ने, कांग्रेस ने टिकट दी, एक आम आदमी बताए ना, जो एक नॉर्मल फैमिली से आता है जी। आप स्टोरी करिए, बताएं। NC ने 2 कैंडिडेटों को दिया इस बार ये मैंडेट, वो दोनों उसके उनके फादर लोग भी थे NC में। PDP में इल्तिजा मुफ्ती मैडम को मैंडेट मिला, जो होनहार नौजवान था PDP में, ईमानदार था,
एजाज वानी MLA बच्ची जो थे, बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा सिंसियर आदमी है, उस बेचारे को मैंडेट नहीं दिया जी। वो इतना काबिल और इतना बेचारे को इतना सहना पड़ा जब वो PDP में थे, उसको मैंडेट नहीं दिया। क्यों नहीं मिला? आपने कभी सवाल किया उनसे? जो डिजर्विंग करता था, जो एक्स MLA रहा है, MLA बच्ची, उसको क्यों नहीं मैंडेट दिया? वो मेरा दोस्त है, वो मुझे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं उससे, लेकिन दोस्त है और मैं उनका हार्ड वर्क देखता हूँ, तो उसको मैंडेट नहीं दिया। तो उनसे पूछिए ना आप सवाल। जी तौसीर साहब, पार्लिमानी इंतखाब में यहाँ पर इंजीनियर रशीद की लहर देखने को मिली, क्या आपको लग रहा है कि वो लहर अभी भी बरकरार है? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में मेरे यहाँ ये इम्तियाज़ है, ठीक है, मेरे बचपन का दोस्त है, ये हुज्जत है, ठीक है, वो बिलाल साहब है, ये बबलू है अपना, ये उमर साहब है, इनको पूछिए, मेरे सारे भाई हैं, इन्होंने कहा हम इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करेंगे। आप वीडियोस देखेंगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज के टाइम में झूठ बोलने का स्कोप बड़ा कम है, बहुत कम है। वो इलियास भाई है वहाँ, ठीक है, सब ने इंजीनियर रशीद को वोट दिया, सब हमने सब ने दिया वोट, ठीक है, इनसे पूछिए, ये तो कैंपेनिंग में थे सारे, ये तो नारेबाजी कर रहे थे, इन सब ने दिया वोट इंजीनियर रशीद को। और वो एक वोट था, वो डेवलपमेंट का वोट नहीं था, सच है, कोई आज झूठ बोलेगा, ट्रुथ बोलेगा, मैं सच बोलूँगा, वो एक इमोशनल वोट था, जहाँ पे हमने सोचा था, जहाँ पे वो बोल रहे थे जेल का बदला वोट से हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद रशीद साहब ने हमको क्या दिया? धोखा। उसकी पार्टी ने हमें धोखा दिया, मैं सीधी बात बोलूँगा। अब पूछोगे कैसे? उन्होंने जो मंशूर बनाया था, जो पार्टी को लेके चले थे, उन्होंने बोला कि हम जिस कैंडिडेट को मैंडेट देंगे, ठीक है, वो होना चाहिए ऑनेस्ट, वो दागदार नहीं होना चाहिए, और किसी भी पार्टी वाले को हम मैंडेट नहीं देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, त्राल में आपने मैंडेट दिया किसको? जिसको PDP से जो निकला। अगर PDP का मैंडेट उसको होता तो वो PDP बेचारा छोड़ता नहीं। अब उसको PDP वालों ने मैंडेट नहीं दिया, वो आया अब रशीद साहब की पार्टी में, उसको त्राल से मैंडेट दिया। यासिर रशीद साहब है, पहले वो PDP में थे, फिर PC में थे, उसको उन्होंने मैंडेट दिया। जहाँ पे जो कैंडिडेट है वो उसको प्रॉब्लम है बेचारे को थोड़ी बहुत, आप खुद देखिए। तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आप जो चाहते थे, वो तो ख़राब हो गया ना, ख़त्म हो गया ना। मतलब हम जैसे नौजवान, और पूछा, हम लोगों से पूछेंगे, मुझे बताएं कि अगर रशीद साहब ने अपने भाई को दे दिया वहाँ पे, मतलब जिस ख़ानदानी राज से हम लड़ते हैं, ये जो नौजवान सारे बैठे हैं, ये मेहनत मशक्क़त करते हैं, किसी आम इंसान को दिया होता या किसी पार्टी वर्कर को दिया होता, मुझे बताएं फिर आप इस चीज़ से क्या साबित करना चाहते? जब हमने स्टार्ट में, मैं इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के साथ था, हमने दिल्ली में धरना किया उनके साथ, मेरा भाई छोटा वो जेल गया श्रीनगर में जब उसकी कैंपेनिंग वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम बड़े अपसेट हुए हैं उनका जो ये देख के। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपने तो ये सब चीज़ें वादे किए थे, मेरा कोई ख़ानदानी, मेरा कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, तो उसका तो भाई नौकरी कर रहा था, ठीक है, उसने नौकरी छोड़ी, वो आया पॉलिटिक्स में, ठीक है। अगर उसके बजाय किसी ऐसे इंसान को दिया होता जो पार्टी के साथ 10 साल 15 साल से जुड़ा हो, ग्राउंड लेवल जानता हो, काबिल हो, पढ़ा लिखा होता, उसको दिया होता, तो हम सब खुश हो जाते। हम कहते नहीं, एक चेंज है जो विजिबल चेंज है, ये चेंज होती है जहाँ पे आप अपना ईगो, अपने मफाद कंट्रोल में करते हो, एक जेन्युइन चीज़ें करते हो। तो ये मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप किसी से भी पूछे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ जी, अगर किसी और को दिया होता हम कितने खुश हो जाते, क्योंकि नहीं, एक ऑल्टरनेट, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बन रहा है जहाँ पे एक जेन्युइन लोगों को मैंडेट दिया जा रहा है, जो लोगों की काम कर सके, लोगों के लिए खड़ा हो सके जी। अब इस पार्टी में भी तो वही है, पहले भाई को दे दिया, उसके बाद दागदार लोगों को मैंडेट दिया, और दूसरी पार्टियों से छोड़ के उनको मैंडेट दिया। और खुसूसी तौर आप देखें, जो भी देखो, लोग यहाँ बड़े अच्छे हैं, कश्मीरी लोग बड़े इमोशनल हैं, अच्छे हैं, किसी को मुसीबत में नहीं देखना चाहते। 8 तारीख के बाद सब पता चल जाएगा कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा जी जी। तो आप देखें, यहाँ पे PDP ने BJP को नहीं लाया, ठीक है जी। आजकल वो कह रहे हैं कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया था, लेकिन BJP को तो आप ही ने नहीं लाया इधर। आपने तो कहा था कि हमको मोदी जी सब कुछ करेगा। अगर इंटरव्यू देखिए उनके, मुझे लगता है मोदी जी मसला कश्मीर को हल करेगा, वो तो यही कहते हैं। उमर साहब तो BJP की गवर्नमेंट में मंत्री थे। अगर BJP आज बुरी है, सब लोग BJP को गाली दे रहे, खाना तो शाम को एक साथ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? उमर साहब थे ना मंत्री उसमें, PDP ने नहीं लाई। ये मुजफ्फर बेग साहब
उनकी रैलियों में नहीं जाते हैं। यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे, सफीना मैडम चेयरपर्सन है इसकी डीडीसी, मैं भी म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट था। अगर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे और वो एज क्या कहते हैं होम मिनिस्टर नहीं आए थे, वो एज बीजेपी लीडर आए थे, उनकी बीजेपी की रैली थी, तो उस रैली में किसने बोला? उस रैली में सफीना मैडम ने बोला। मुझे भी मौका दिया जाता कि मैं भी हेड ऑफ द टाउन था। तो इससे पता चलता है आपको कौन क्या है। अगर मैं उनके साथ होता, जिस तरह सफीना जी को मौका दिया, मुझे भी मौका देते बोलने का। तो हम तो लास्ट में गए, क्योंकि होम मिनिस्टर थे, हमने कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, उसके नाते मैं एंड पे गया। हम तो किसी आगे नहीं थे, हम तो किसी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे थे जी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए और लोगों को सच बर्दाश्त करना चाहिए और लीडरों को सच बोलना चाहिए। अगर गलती हुई है सच बोलो। मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट है और वो बेचारा बोल नहीं पाता है कि मैं बीजेपी वाला हूँ, तो ये कौन सी सियासत है? अगर मैं होता, मैं सुना ठोक के बोलता, अल्लाह की कसम बोलता। अगर मैं किसी पार्टी के साथ होता, अगर मुसलमान है तो कुरान शरीफ थे कलश पेड़, मुझे तो सुना बीजेपी वाले सपोर्ट करा। आपको नहीं बोलते हैं बीजेपी के काडर को नहीं बोला इनको सपोर्ट करो। और मैं आपके ये चैनल के माध्यम से एनसी वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना वोट ज़ाया मत करो। इस ऐसे इंसान को वोट मत दो जो आपको जदी पदरी गालियाँ देता था एनसी वालों को। इन एनसी वालों को कितना तंग किया अपने टाइम पे, तो उनको क्यों वोट दोगे आप हमें वोट दे दो। मैं उनसे अपील करता हूँ, अपना वोट मुझे दे दो जी, मैं आपकी इज्जत करूँगा, आपके काम करूँगा। और ये जो बंदा है ये बहुत बड़ा बदतमीज़ है, सबको पता है। बारामूला इज्जत से बात नहीं करता किसी के साथ जी। ये मेरा हाजीबल का दोस्त है, एक बारी इसने फ़ोन किया था, हाजीबल वाले लोगों ने वोट मांगने के लिए वहाँ गए, तो फिर जब वापसी पे उन्होंने बोला कि हमारे पास पानी का मसला है, उन्होंने तो गलत जायज़ा में थी। ठीक है, आप वोट मांगने अब वहाँ जाते हो, ठीक है, अब जब इशू होते हैं पद होना इनसे गलत जायज़ा में, तो ये आयरनी है, ये लोगों को पता चलना चाहिए जी। जी तौसीफ साहब, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर लोगों ने आपको मौका दिया, बारामूला के लोगों ने अगर आपको मैंडेट दिया, तो आपके पास क्या अज़ाइम है, इरादे हैं या रोड मैप है बारामूला को आगे ले जाने के हवाले से? देखिए, मैं 2 साल म्यूनसिपल काउंसिल में रहा हूँ, ठीक है। म्यूनसिपल काउंसिल के साथ साथ मेरे पास लोग काफ़ी आते थे, जो कंडी के थे, जो अपने नारवाव से थे या विजर वागिला से थे, काफ़ी लोग आते थे। नौपुरा के मेरे दोस्त हैं, मुझे काफ़ी चीज़ें पता है कि इश्यूज़ कहाँ पे और कहाँ पे एड्रेस करना है। बारामूला टाउन की बात करें, मेरे पास दिमाग में है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे ड्रेन बनाना है, कहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करना है, बेरोज़गारों को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। आई हैव एवरीथिंग इन माई माइंड जी, बिकॉज आई हैव वर्कड हियर एंड वेरी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। सो और मुझे खुशकिस्मती की ये बात है, मेरे साथ लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दे ट्रस्ट मी विद देयर पर्सनल थिंग्स। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके पर्सनल इश्यूज़ को भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे नौजवानों को, बुज़ुर्गों को ये समझना चाहिए, जब आप किसी के पास जाते हैं, कल को अगर कोई एमएलए बनता है, अब ये याद रखो, क्या आप उस पर इतना भरोसा कर सकते हो? आप उसको अपनी घर की बात बोलो, आप अपनी परेशानी बोलो, और क्या उसके पास टाइम होगा वो सुनेगा? वो उस टाइम सोचेगा वो मंत्री कैसे बने। वो ये नहीं सोचेगा जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है मैं उनकी बात सुनूं, वो अपने ही उसमें होगा। वो ये सोचेगा मैंने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया और मुझे उसका त्रुगना कैसे निकालना है। ना मेरे पास अभी पोलिंग एजेंट्स है, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ ज़्यादा। जो हमारा पास मिनिमम पैसा है और कुछ लोग मुझे थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, ये दोस्त जो है, तो वैसे ही हम कैंपेन चला रहे हैं। आप देखिए, हमारे पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, हमारे पोस्टरों के ऊपर पोस्टर लगाया जाता है। अब और बदकिस्मती से परसों ओल्ड टाउन तवीदगंज में हमने देखा एक छोटे बच्चे, पहले ये बड़ा गलत है कि छोटे बच्चों से आप पोस्टर लगवाते हो, उनको पैसा देते हो, मतलब ये गलत है ना। एक बच्चे को आप कुछ ऐसा लालच दोगे या कुछ बोलोगे आप पोस्टर लगाओ, ठीक है, उसके बाद आप लोग बोलोगे कि पोस्टर पे पोस्टर लगाओ, हमारे पोस्टर पे पोस्टर लगाए जाए, हमारे पोस्टर काटे जाए। मैं सबको बोलता हूँ यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम पोस्टर और प्रिंट करें, आपको लगाना लगाइए। अब यकीन करो, परसों मेरे कुछ दोस्त पोस्टर लगा रहे थे, बेग साहब का या किसी का पोस्टर गिरा था, उनने चिपकाया वापस। हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने नहीं निकले हैं। आप सफीना जी मैडम का इंटरव्यू देखें, उसने क्या बोला ये बच्चा है, दूध पीता है, छोटे लोग हैं, मतलब हम छोटे लोग हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपकी सोच छोटी है, आप लोगों को छोटा बोलते हो और वोट हम ही से मांगते हो, हमारे पास आते हो। बेग साहब हमें इलिटरेट कहता है,
उसकी बीवी कहती है हम छोटे लोग हैं, तो ये कैसी सियासत करने निकले हैं। जावेद बेग साहब कहता है कि नौजवान को ख़रीदना आसान है, उसका वोट ख़रीदना आसान है। तो आप नौजवानों की इज़्ज़त नहीं करते हो तो आप कैसे हम उससे वोट मांगते हो? तो ये बड़ी अफसोस की बात है। पीडीपी लीडर आज कहता है कि मैं खिदमत करने निकला हूँ। उसको पूछो आपने कितने स्कूल में क्लासेस पढ़ाए, उसकी हाज़िरी देखिए। किसी से पूछे कि उस स्कूल पढ़ना कि उस लीडर करना हुई बंडस पेटन। मैं बारामूला के लोगों से, खुसूसन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से एक ही अपील करता हूँ, इस वक्त वोट देने से पहले आप सोचिए। आप वोट दे दीजिए, वोट देना हमारा हक है, और उस कैंडिडेट को दे दीजिए जो कल को आपके लिए खड़ा होगा, जो कल को आपकी बात सुनेगा, जिसको आप अच्छे से जानते हो। और खुसूसन नौजवान दोस्तों से, बहनों भाइयों से ये बताना चाहता हूँ कि एक नौजवान को मौका दे दीजिए जिसने बारामूला में काम करके दिखाया और 5 साल में भी इंशाल्लाह ताला काम करेगा। आपका जो खुदा न खास्ता की प्रॉब्लम्स है, आपकी खुशी में आपके साथ रहेगा और बारामूला के नौजवानों के लिए काम करेगा। जी, तौसीफ साहब, मसरूफियत के बावजूद अपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हमारे साथ बात कर रहे थे तौसीफ रैना साहब, जो असम्बली इंतखाब जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर बारामूला असम्बली नशिस्त से अगली बार लड़ेंगे असम्बली नशिस्त से लड़ने जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि पूरा बारामूला जानता है कि बीजेपी किसको सपोर्ट कर रही है। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।